अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर रिंग थ्योरी कोर्स। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटेग्रल डोमेन क्या है और साथ ही साथ इस पे बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि आर इज इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लास्ट होल्ड्स इन आर। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और इंटेग्रल डोमेन को पहले समझते हैं। ठीक है, तो इंटेग्रल डोमेन हमारे पास क्या है। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखिए, वो कहता है कि आ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी is said to be integral domain if there is no zero divisors in R। ठीक है, क्या बात है कि जो हमारे पास रिंग R है, एक तो वो कम्यूटेटिव रिंग हो और साथ ही उसमें आइडेंटिटी यानी कि वन भी कंटेन कर रहा हो, तो वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन बनाएगा अगर उसमें हमारे पास कोई जीरो डिवाइजर्स ना हो। ठीक है, इफ इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर का वैसे तो बहुत अच्छे से मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। उसमें इसके फाइंड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, वो भी डिस्कस की थी, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमें जितनी ज़रूरत है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जीरो डिवाइजर क्या है कि अगर हमारे पास आर कोई रिंग हो, ठीक है, उसमें से हम कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स उठाएं। किस तरह के एलिमेंट उठाने हैं? नॉन जीरो एलिमेंट उठाने हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो वो एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएंगे? जीरो डिवाइजर कहलाएंगे आर के। ठीक है, समझ आया? दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम उठाएं और उनका प्रोडक्ट हमें जीरो मिल जाए तो फिर वो एलिमेंट आर के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। तो अब हम इंटेग्रल डोमेन पढ़ें। इंटेग्रल डोमेन में वो क्या कहता है कि इंटेग्रल डोमेन हमारे पास कोई आर जो रिंग है वो इंटेग्रल डोमेन तब बनाएगा जब उसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो, यानी कि हमें कोई उसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कभी भी ना मिले। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल में जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हम कोई भी दो अगर नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे तो उनका प्रोडक्ट हमें कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा। सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर उठा लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वो हमें कभी जीरो नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम उन्हें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें जीरो मिलेगा, लेकिन अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसके काउंटर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इसमें Z6 और इसके अलावा जितने भी ZN हैं वो उनमें हमें जीरो डिवाइजर्स मिलते हैं। तो जीरो डिवाइजर का अगर आप डिटेल्ड में ये Z6 के कौन से जीरो डिवाइजर हैं जो कुछ भी, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी के लिए ये इतना आप समझ लीजिए कि इंटेग्रल डोमेन हमारे पास क्या है कि जिसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। और जीरो डिवाइजर क्या होता है कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट लें और उनका प्रोडक्ट हमें जीरो मिल जाए तो वो हमारे पास जीरो डिवाइजर होता है। अब एक तो ये इसकी डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर की, और इसकी एक और डेफिनेशन भी है। वो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग हो जिसमें आइडेंटिटी भी हो, ठीक है, तो वो इंटेग्रल इज सेड टू बी इंटेग्रल डोमेन। कब वो इंटेग्रल डोमेन कहलाता है? कि अगर उसमें ए बी जीरो आ रहा है। ठीक है, पहले हमने बात किया कि उसमें कोई ए बी जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर ए और बी कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो इक्वल जीरो कभी नहीं आएंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन जो है, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, वो ये है कि अगर कोई ए बी इक्वल जीरो हमें इंटेग्रल डोमेन में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसमें से ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो इसकी ये वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। हमने ये डेफिनेशन क्या की है कि ए बी इक्वल जीरो नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट लें तो वो कभी भी जीरो ना दे। तो वो कह रहा है कि अगर इंटेग्रल डोमेन आप ले रहे हो उसमें आपको कोई दो ए बी हमने कोई एलिमेंट लिया और उनका प्रोडक्ट जीरो मिल गया, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली उनमें से कोई एक ना एक तो जीरो जरूर होगा। ठीक है, या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। तो ये डेफिनेशन है इसकी, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम थ्योरम में ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि अगर हम ए बी इक्वल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। अब आ जाइए थ्योरम के प्रूफ पे। ठीक है, थ्योरम हमें क्या कहता है? लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। आर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें आइडेंटिटी भी कंटेन कर रही है। देन आर इज इंटेग्रल डोमेन। तब आर इंटेग्रल डोमेन होता है इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉज होल्ड। अब हमने इसको प्रूव करना है तो उसमें पहले हम क्या करेंगे? इंटेग्रल डोमेन को सपोज करेंगे और कैंसलेशन लॉ प्रूव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? कैंसलेशन लॉ सपोज करेंगे और इंटेग्रल डोमेन प्रूव करेंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं?
हम सपोज कर लेते हैं कि आर जो है वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है, ठीक है। अब आर अगर इंटेग्रल डोमेन है तो उसके लिए हमने अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन यूज़ करनी है कि ए बी इक्वल ज़ीरो है, तो उसका मतलब है कि या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने इंटेग्रल डोमेन सपोज कर लिया और हमने क्या करना है, अब कैंसलेशन लॉ होल्ड करवाना है। अब कैंसलेशन लॉ क्या होता है हमारे पास, कैंसलेशन लॉ हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर हम कोई दो नंबर लें, कोई दो एलिमेंट लें, देखिए हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। इन तीन एलिमेंट्स को हम लें और इस तरह से हो कि ए बी हो इक्वल ए सी हो, तो ये हमारे पास बी इक्वल सी बन जाता है। यहाँ पे ए और ए जो है इधर दोनों साइड पे ए कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास कैंसलेशन लॉ कहलाता है, ठीक है। ये रिंग में होल्ड करता है। अब हमने ये शो करवाना है कि अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है तो वो इंटेग्रल डोमेन बनाता है, और अगर इंटेग्रल डोमेन बनाता है तो कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। अब हम इंटेग्रल डोमेन हमने सपोज किया और हमने कैंसलेशन लॉ जो है वो प्रूफ करवाना है। ये हमारे पास कैंसलेशन लॉ होता है। अब कैंसलेशन लॉ में क्या होता है कि ये जो ए हम ले रहे होते हैं ना, जो एलिमेंट कैंसिल हो रहा होता है, ये हमेशा हम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो लेते हैं तो फिर तो ये ए इधर जीरो जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो सी के साथ मल्टीप्लाई, तो जीरो इक्वल जीरो आ जाएगा, फिर तो कैंसलेशन लॉ का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो ए लेते हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट लेते होते हैं, ठीक है। ये कैंसलेशन लॉ लिखा हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी, अंडर एडिशन भी। अब हमने इंटेग्रल डोमेन सपोज की थी और कैंसलेशन लॉ हमने प्रूफ करना है, तो कैंसलेशन लॉ हमने यहाँ पर लिख लिया ए बी इक्वल ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी को हम इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से देखिए ए कॉमन ले तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, ए बी माइनस सी इक्वल ज़ीरो। अब देखिए अगर ए एक एलिमेंट है और बी माइनस सी एक एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमें ज़ीरो मिल रहा है। ए बी दो एलिमेंट, बी माइनस सी को मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर रही हूँ, इसको नाम दे लेती हूँ, लेट्स सपोज यू कह देते हैं। तो ए यू जो है वो हमारे पास जीरो आ रहा है। तो अगर ए यू जीरो आ रहा है, हमने देखिए इंटेग्रल डोमेन सपोज की हुई है, तो हम यहाँ पर अब इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ए यू दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो फिर या तो ये ए जीरो होना चाहिए या फिर ये जो यू एलिमेंट है ये जीरो होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको कैंसलेशन लॉ बताया, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ए ले रहे होते हैं ये हमेशा नॉन जीरो होता है, ये जीरो नहीं लेते। तो इसका मतलब कि ये जो a है ये तो हमारा इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अगर a ज़ीरो नहीं है फिर लाजमी तौर पर, क्योंकि ये इंटेग्रल डोमेन है तो दूसरा एलिमेंट तो ज़ीरो होना ही चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि b माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो b माइनस सी इक्वल ज़ीरो लेंगे तो यहाँ से देखिए b इक्वल आ जाएगा c के, और यही तो हमारा कैंसलेशन लॉ था कि अगर a b इक्वल a c है तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b इक्वल c आएगा। देखिए हमने कैंसलेशन लॉ लिया था ए बी इक्वल ए सी और हमने प्रूफ कर दिया कि बी इक्वल सी है, तो हमने इंटेग्रल डोमेन को यूज़ करते हुए हमने कैंसलेशन लॉ प्रूफ किया है। अब हम क्या करेंगे, कैंसलेशन लॉ को यूज़ करते हुए इंटेग्रल डोमेन प्रूफ करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि ये हम इसका कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं, कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, ये हमने सपोज कर लिया, और अब हमने शो करना है कि ये इंटेग्रल डोमेन है। तो इंटेग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अभी जो हमने सेकंड इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन की कि ए बी इक्वल ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसके दो केसेस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ए इक्वल ज़ीरो है, ठीक है। हम ये ए कंसीडर कर लेते कि ज़ीरो है। देखिए अब अगर ए इक्वल ज़ीरो ले लिया फिर तो हमारा काम यहाँ पे ही हो गया। हमने कहा कि ए बी ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि ए ज़ीरो होना चाहिए या बी ज़ीरो होना चाहिए। तो केस वन में हमने क्या कहा, हमने खुद ही सपोज कर लिया कि ए इक्वल ज़ीरो है, तो ए इक्वल ज़ीरो मिल गया, एक एलिमेंट ज़ीरो मिल गया, तो इसका मतलब हाँ जी ये इंटेग्रल डोमेन है, तो ये तो शो हो गया। अब सेकेंड केस हम लेते हैं कि अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर ये जो बी है ये ज़ीरो आना चाहिए, तभी ये इंटेग्रल डोमेन प्रूफ होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ले लिया कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं है। अगर ए ज़ीरो नहीं है तो अब हमने यहाँ पे शो करना है ये कि बी ज़ीरो आ रहा है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो था, अब ये जो ज़ीरो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमें पता है, और आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी के साथ किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें वापस हमें आइडेंटिटी ही मिलती है। तो मैं आइडेंटिटी के साथ ए अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस हमें क्या मिलना है, आइडेंटिटी ही मिलना है। तो मैंने यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज़ की है। वैसे भी ये प्रोपोजिशन वन में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी कि ए ज़ीरो इक्वल ज़ीरो इज
इक्वल टू ए ज़ीरो ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो वहीं से मैंने ये चीज़ यूज़ की कि ज़ीरो को मैंने इक्वल ले लिया ए ज़ीरो के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या बचा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि अगर नहीं ए ज़ीरो नहीं है तो बी इक्वल ज़ीरो है। तो यही चीज़ हमारी डेफिनेशन थी ना कि अगर ए भी ज़ीरो है तो उनमें से कोई ना कोई एक ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। तो ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।